जय हिंद एवरीवन। बात है वर्ल्ड वॉर 2 की, जब ब्रिटिश रॉयल नेवी के लिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर HMS हर्क्यूलिस की बिल्डिंग शुरू हुई, जिसको वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद होल्ड पे रख दिया गया। फिर 1957 में इंडिया ने उस इनकम्प्लीट कैरियर को खरीदकर उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद 1961 में इंडियन नेवी में कमीशन कर लिया। और इस तरह इंडियन नेवी को हमारा पहला एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत मिला, जिसके बाद INS विराट और फिर INS विक्रमादित्य ने इंडियन फ्लीट को ज्वाइन कर लिया। और फिर 2 सितंबर 2022 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इंडिया के पहले इंडिजीनियसली बिल्ट कैरियर INS विक्रांत को इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया गया। ये एक 45,000 टन्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वाला स्टोबार सिस्टम पे बेस्ड कैरियर था। ये तो सब जानते हैं, लेकिन इससे पहले ऐसा क्या हुआ जिसे इंडियन नेवी को एक थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत महसूस हुई? जब INS विक्रमादित्य मेंटेनेंस और रीफिटिंग के लिए डॉकयार्ड में चला गया और 8 महीने के लिए इंडियन नेवी ने बिना किसी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऑपरेट किया, तब इंडियन नेवी की थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की डिमांड को समझा गया और एक एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल के प्रोजेक्ट पे फोकस को और बढ़ाया गया, जो अंडर मेंटेनेंस में गए कैरियर को रिप्लेस कर सके। क्योंकि जब एक कैरियर के साइज का शिप मेंटेनेंस में जाता है तो 6 से 8 महीने तक लग सकते हैं वापस सर्विस में आने में। ऐसे में अकेले INS विक्रांत से ही ऑपरेट करना डिफिकल्ट हो सकता है, उसमें भी इंडिया जैसे ही वास्ट कोस्टलाइन वाले देश के लिए, जिसके एक साइड में पाकिस्तान हो और दूसरे साइड में चाइना। ऐसे कंडीशन से बचाने के लिए थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल की डिजाइनिंग 2012 में शुरू की गई और 2015 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DSC ने डिजाइनिंग और प्लानिंग के लिए 30 करोड़ रुपए अलॉट किए। इनिशियली INS विशाल एक 75,000 टन्स की डिस्प्लेसमेंट वाला न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला था, बट एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की कंस्ट्रक्शन की टाइमलाइन को देखते हुए, जिसमें मिनिमम 20 साल लगता, पोस्टपोन कर दिया गया। ये डिजाइन INS विशाल के बाद जो हमारा फोर्थ कैरियर होगा उसमें यूज किया जा सकता है। फिर INS विशाल INS विक्रांत के रिपीट ऑर्डर का सोचा जाने लगा, सैम साइज एंड डिस्प्लेसमेंट। बट अभी के लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार फाइनली नए साल में INS विशाल को फाइनल डिजाइन मिला, जो एक 65,000 टन का फ्लैट टॉप कैरियर होने वाला है। इसके लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम EMOLS, जो एक कैटोबार सिस्टम होता है, उसे भी कंसिडर किया जा रहा है। 2013 में EMOLS को इक्विप करने के लिए इंडियन नेवी ने US बेस्ड जनरल एटॉमिक को अप्रोच किया एंड विद द अप्रूवल फ्रॉम US गवर्नमेंट, इंडियन नेवी को EMOLS सिस्टम पे ब्रीफ किया गया। और 2017 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया को EMOLS टेक्नोलॉजी रिलीज करने के लिए अप्रूवल दे दिया। लेकिन EMOLS इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इंडियन नेवी के लिए? इसके बहुत फायदे हैं। EMOLS टेक्नोलॉजी के इक्विप करने से इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट्स अपने फुल लोड कैपेसिटी से उड़ान भर पाएंगे और साथ में इंडियन नेवी अपने UCAV यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स को भी कैरियर से ऑपरेट कर पाएगी। अगर आप कैटोबार और स्टोबार सिस्टम्स के बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में बताएं, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस ला सके। अभी तक तो हम इस टेक्नोलॉजी को फॉरेन फर्म से इंपोर्ट करने वाले थे, बट 2024 के रिपोर्ट्स सजेस्ट्स दैट ये टेक्नोलॉजी इंडिजीनियसली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में डेवलप हो रहा है विद असिस्टेंस फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। अगस्त 2024 में आए रिपोर्ट्स के मुताबिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने एक प्रोटोटाइप भी लॉन्च किया है, जो 400 किलोग्राम तक के पेलोड्स को लॉन्च कर सकता है, जो UCAV को लॉन्च करने के लिए यूज किया जा सकता है। फर्दर डेवलपमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की क्लियरेंस मिलना बाकी है। अगर ये सिस्टम इंडिया डेवलप कर लेता है तो हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन और डेवलपमेंट में बहुत फर्क पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि विशाल पे कौन कौन से एयरक्राफ्ट्स होंगे, क्योंकि हमारी करंट स्क्वाड्रन ही विक्रांत और विक्रमादित्य के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो ऐसे में एक नए कैरियर के लिए एयर विंग्स कहां से आएंगे? 36 राफेल M के आने से भी इस गैप को फिल करना मुश्किल है। ऐसे में HAL ने अपने ऑलरेडी इन डिजाइन फेज ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को आगे लाया है एंड अकॉर्डिंग टू HAL 2026 तक इसका पहला प्रोटोटाइप देखने को मिल सकता है। अगर हम इस टाइमलाइन को कंसिडर करते हैं
तो जब तक आईएनएस विशाल नेवी में कमीशन होगा, तब तक हमारा खुद का डेक बेस्ड फाइटर रेडी हो जाएगा, जिसको हम आईएनएस विशाल पे इंडक्ट कर सकते हैं। तो आखिर कब तक आईएनएस विशाल इंडियन नेवी में ज्वाइन कर पाएगा? फ्रॉम रीसेंट न्यूज, कोचीन शिपयार्ड कैन स्टार्ट बिल्डिंग टू कैरियर्स एट वंस. One a smaller size like the INS Vikrant, which would take about 5 years, and another one of bigger in size, which would take about 8 to 10 years. तो हो सकता है हम विशाल को 2030 तक देख पाए. And I think it would be good, क्योंकि by the time विशाल अपने ट्रायल्स कंप्लीट करेगा, हमारा टेट BF इंडक्शन के लिए तैयार होगा. लेकिन क्या तब तक इंडिया कैपेबल है चाइना और पाकिस्तान जैसे एनिमीज से लड़ने के लिए? चाइना, जो एक के बाद एक नए एयरक्राफ्ट्स अपनी नेवी में इंट्रोड्यूस करता जा रहा है, उसके पास अभी 3 कैरियर्स है. पहला, जो 67,500 टन्स का एक सोवियत कुज़नेत्सोव क्लास कैरियर है, जिसको ग्रैंड थेफ्ट ऑटो चाइना ने एक मकाऊ टूरिस्ट वेंचर के थ्रू अपने पीपल्स लिबरेशन नेवी के लिए रीफिट करके लीवनिंग टाइप 001 नाम दिया है. दूसरा, शंदोंग टाइप 002, जिसको चाइना ने डोमेस्टिकली बिल्ड किया है, एक स्की जंप 70,000 टन्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वाला कैरियर है. और लास्ट है फुजियान टाइप 003 क्लास कैरियर, चाइना का लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट वाला कैरियर है, जो 80,000 टन्स का डिस्प्लेसमेंट और कैटोबार सिस्टम के साथ इक्विप्ड है. इन तीनों कैरियर्स के बाद एक और कैरियर, जो न्यूक्लियर पावर्ड फ्लैट टॉप कैरियर होने वाला है, जिसका ऑन पेपर डिस्प्लेसमेंट 1,00,000 टन से भी ज्यादा हो सकता है, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है. दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जो नहीं भी है, जिसके पास ना तो कोई कैरियर है, ना ही न्यूक्लियर सबमरीन्स. और इंडिया के पास एक ऐसा वेपन है जो अकेले पाकिस्तान के लिए काफी है. नहीं समझे? एक बोरी आटा. खैर, मजाक अपनी जगह बट फैक्ट्स अपनी जगह. जिस तरह चाइना पाकिस्तान के डिफेंस में अपनी मिलिट्री इक्विपमेंट से हेल्प कर रहा है, ये कंसर्निंग हो सकता है. बट अबव ऑल, जैसा डेवलपमेंट रीसेंट ईयर्स में हुआ है और जैसी फॉरेन पॉलिसीज इंडिया की है, इंडियन ओशन में इंडिया से कोई वॉर नहीं चाहेगा, बिकॉज चाइना का सिपेक प्रोजेक्ट से वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाया जो वो चाहता था. और मल्लिका स्ट्रेट, जहां से चाइना का ऑलमोस्ट सारा ट्रेड होता है, वो अंडमान आइलैंड्स के नेवल बेस से बहुत नजदीक है. और नेवल ब्लॉकेज से क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल सबने देखा था 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर में. बाकी आप लोगों की क्या राय है इस सिचुएशन पर, कमेंट्स में जरूर बताएं. मिलते हैं अगले एपिसोड में. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम.